वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। कल हमने स्टार्ट किया 9D का पहला लेक्चर हमने देख लिया है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन क्या होता है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट आज देखते हैं कंडीशन फॉर थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या है स्टूडेंट, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र। तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र निकालते हैं। इसके मीन्स क्या है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है स्टूडेंट, जो क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो कोण होता है स्टूडेंट, वो प्रिज्म का जो कोण होता है उस प्रिज्म के कोण को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 5 डिग्री तक ले लेते हैं। मीन्स अगर प्रिज्म का एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री इतना बदला हो जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म 1 2 3 4 5 इस तरीके से नजर आए तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, यदि प्रिज्म का कोण अत्यधिक छोटा हो, अत्यधिक छोटा हो, यदि प्रिज्म का कोण अत्यधिक छोटा हो, एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, तो क्या होगा। हम लोग के पास पता है फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू कितना जानते हैं, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये हम जानते हैं। तो अगर प्रिज्म का एंगल छोटा हो जाएगा तो साइन a प्लस डेल m बाई 2 की वैल्यू a प्लस डेल m बाई 2 के बराबर हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब साइन i की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, i के, और साइन r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, r के। उसी तरीके से साइन a प्लस डेल m बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस डेल m बाई 2 के, और साइन a बाई 2 की वैल्यू एंड साइन a बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a बाई 2 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, a बाई 2 के बराबर हो जाएगी। अगर कोण अत्यधिक छोटा होगा, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, देन sin a प्लस डेल m बाई 2 लगभग a प्लस डेल m बाई 2 के बराबर हो जाएगा, और sin a बाई 2 लगभग किसके बराबर हो जाएगा, a बाई 2 के। ये दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू कैसे दिखेगा, a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन a बाई 2, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या बच जाएगा स्टूडेंट, a प्लस डेल m अपॉन a बच गया। ठीक है, अब म्यू के साथ a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल m, या क्या लिख सकते हैं, डेल m इज इक्वल टू म्यू a माइनस a। मीन्स a को जब ट्रांसफर किया प्लस में था, इधर जाकर माइनस हुआ, इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिए। तो डेल m इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू माइनस 1, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a। ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर थीन प्रिज्म। क्लियर है, मतलब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, प्रिज्म बहुत ज्यादा पतला होगा, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस 1 a हो जाएगी। क्लियर है, इज देयर एनी डाउट। अगर आप लोग को अलग अलग कलर के लिए निकालने हैं, इफ यू हैव टू फाइंड फॉर डिफरेंट कलर्स, अगर इसी को डिफरेंट कलर्स के लिए निकालना है तो कलर्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं। कलर्स के लिए निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर रेड कलर के लिए निकालना है तो डेल आर, वायलेट के लिए निकालना है डेल बी, येलो के लिए निकालना है डेल वाई, मतलब लाल रंग के लिए डेल आर, बैंगनी रंग के लिए डेल बी, और पीले रंग के लिए डेल। इसका फॉर्मूला होगा म्यू आर माइनस 1 है, इसका फॉर्मूला होगा म्यू वी माइनस 1 है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1 a। क्लियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन ऑफ थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म के कंडीशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में है विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, विचलन कोण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। क्या क्या कारक क्या करते हैं स्टूडेंट, विचलन कोण को, एंगल ऑफ डेविएशन को इफेक्ट करते हैं। पहला एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण। पहला क्या है स्टूडेंट, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को बता के आया है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ए से डिनोट किया जाता है और हमारा फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बढ़ने लगती है। एंगल ऑफ प्रिज्म के मान को बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू बढ़ने लगती है। मतलब विचलन कोण का मान तब बढ़ेगा जब प्रिज्म के कोण के मान में वृद्धि होगी। प्रिज्म के कोण के मान में वृद्धि करने पर विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेस। इट मींस डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। डेल क्या होता है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ पर, प्रिज्म के पदार्थ पर। अब ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो अभी अपन दिख रहा है डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। मतलब म्यू का मान भी बढ़ाने पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने पर डेल का मान बढ़ता जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटाने पर डेल का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अगर ये 1 से कम हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब डेविएशन एंगल की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो डेल का मान किस पर डिपेंड करता है, म्यू पर। डेल का मान किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, म्यू पर निर्भर करता है। इसको समझने के लिए कॉची नामक वैज्ञानिक ने, किसने, कॉची नामक वैज्ञानिक ने एक रिलेशन दिया जिसको कॉचीज रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉचीज रिलेशन। उसने बताया म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डी अपॉन लैम्डा टू द पावर 6। उसका इक्वेशन था ये है कॉची रिलेशन। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इस मान के द्वारा ये वेवलेंथ है, लैम्डा की चीज को बताएगा वेवलेंथ को, लैम्डा की चीज को बताते हैं तरंग दैर्ध्य को। तो तरंग दैर्ध्य के माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉची के इस रिलेशन के द्वारा किसी भी कलर का, किसी भी रंग का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। और जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, किसी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, तो मिलने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेविएशन एंगल, क्योंकि डेल की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू की। ठीक है, तो अगर कोई सा भी प्रिज्म ले लेते हैं तो प्रिज्म की सहायता से हम लोग किसी भी कलर का कॉची रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। और अपवर्तनांक का मान किस चीज के मान को प्रदर्शित करेगा, एंगल ऑफ डेविएशन को। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें दो ही पॉइंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने पर डेविएशन एंगल बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म घटाने पर डेविएशन एंगल घटता जाता है। उसी तरीके से मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ पर तो विचलन कोण का मान अपवर्तनांक के बढ़ाने पर बढ़ता है, मींस डेविएशन एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती जाती है। ओके, और डिक्रीज करने पर डिक्रीज होती जाती है। इसको समझाने के लिए कॉची नामक साइंटिस्ट ने एक प्रमेय दिया या एक रिलेशन दिया जिसको कॉची रिलेशन बोलते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ को बताता है। और इसके द्वारा हम लोग म्यू का मान निकाल सकते हैं और म्यू से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट,
तो अपने को देखना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ लाइट रे passes through prism, then it divides into its 7 constituent colors. 7 constituent colors. Okay. When a light ray passes through prism, then it divides into 7 constituent colors. This phenomena of light is called dispersion of light. Dispersion of light. Clear? Means जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। प्रकाश का यह नियम वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्लियर है? जब कोई सा भी लाइट रे प्रिज्म से पास होता है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाता है। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाता है। लाइट रे का ये बढ़ना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो इसी 7 रंगों में बढ़ना का क्या कहलाता है? फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये हमने बना दिया एक प्रिज्म ए बी सी। एक इसमें व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किए, एक व्हाइट लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट किए, तो ये अपने कितने रंगों में बढ़ गया स्टूडेंट? 7 रंगों में। इस तरीके से कितने रंगों में बढ़ गया? ये 7 रंगों में बढ़ गया। क्लियर? यही 7 रंगों का बढ़ना आपका क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको याद करने का तरीका होता है विब्ग्योर। क्या याद करते हैं? विब्ग्योर या बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला। क्लियर स्टूडेंट? मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या फिर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो यदि कोई प्रकाश किरण को एक प्रिज्म से गुजारा जाए और अपने 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाए, if any light ray passes from prism and it divides into 7 constituent colors, then this phenomena of light is called dispersion of light. तो प्रकाश का यह नियम क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और 7 कलर क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है स्टूडेंट। अब इसमें एक नोट है, इस नोट को भी करना है, डायग्राम के नीचे कर लीजिएगा नोट को। तो नोट इसमें क्या है? अगर हम लोग कलर का सीरीज को देखें तो कलर के सीरीज में मध्य में क्या आ रहा है? ग्रीन। मध्य में क्या आ रहा है? हरा रंग आ रहा है। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, तो 3 दोनों तरफ छोड़ने के बाद मध्य में आ रहा है हरा ग्रीन कलर। ठीक है? लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम लोग को माध्य रंग निकालना है, माध्य किरण निकालना है, तो माध्य किरण क्या आना चाहिए? हरा। लेकिन प्रयोग करने पर, क्या करने पर? प्रयोग करने पर लाल रंग एवं बैंगनी रंग के अपवर्तनांक का माध्य या औसत पीला रंग के अपवर्तनांक के
लगभग बराबर आता है, बराबर आता है, लगभग बराबर आता है। अतः माध्य किरण पीला रंग को कहा जाता है, पीला रंग को कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? प्रयोग करने पर क्या प्राप्त होता है कि बैंगनी रंग एवं लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है उसका समांतर माध्य किसके बराबर आता है? पीले रंग के बराबर आता है। इसलिए पीले रंग को क्या माना जाता है? मीन लाइन, मतलब म्यू वी प्लस म्यू आर, ये दोनों का अगर अर्थमेटिक मीन निकाल दिया जाए तो इसका वैल्यू म्यू आई के बराबर होता है। म्यू वी और म्यू आर का अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है? म्यू आई के बराबर आता है। प्रैक्टिकल अगर हम लोग करें, इन प्रैक्टिकल द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड कलर, द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड कलर इज ऑलवेज इक्वल टू द yellow color, refractive index of yellow color. In practical, the arithmetic mean of refractive index of violet and red color is always equal to the refractive index of yellow color. So yellow color is considered as mean line. So yellow color is considered as mean line. Is it clear student? इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं येलो कलर का, अगर हमारे पास रेड और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है? तो एंगुलर डिस्पर्जन के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंगल formed between two emergent rays of different color is called angular dispersion. Angular dispersion हिंदी में क्या बोलते हैं? दो निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? इट मीन्स सबसे पहले हम लोग ऐसे करके ड्राइंग कर लेते हैं। ये अपना ड्राइंग हो गया। अब ड्राइंग के बाद इसमें एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं। ये लाइट रे इस तरीके से मान के चलते हैं, दो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है? अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो ये सीधी निकल जाती। इसको जो पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं, इसको और ऐसा कर देते हैं। जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट, तो हमको दो क्या मिलता है? डेविएशन एंगल मिलता है। कितना डेविएशन एंगल मिलता है हमको? 2 डेविएशन एंगल मिलता है। तो ये एक एंगल हो गया और ये आपका दूसरा एंगल हो गया। ठीक है? एक एंगल को क्या बोलेंगे? अगर मान के चलो ये रेड है, ये वायलेट है, तो एक को क्या बोलेंगे? डेल आर, और एक को क्या बोलेंगे? डेल बी। क्या बोलेंगे? डेल बी। क्लियर? अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपका थीटा। क्या कहलाता है स्टूडेंट? थीटा। मीन्स दो जो इमर्जेंट रे हैं, ये दोनों इमर्जेंट रे निर्गत किरण है, इन दोनों निर्गत किरणों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? आपका डेविएशन एंगल कहलाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? क्या दो निर्गत किरणों के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? डेविएशन एंगल कहलाता है। फिर से एक बार डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे अपने को क्वेश्चन भी बनेगा और इसी को सुधारना भी है। ये प्रिज्म हो गया, ये एक लाइट रे हो गई, ये एक रे, ये दूसरी रे हो गई।
अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो सीधी निकल जाती। ये एक डेविएशन एंगल, ये दूसरा डेविएशन एंगल, ये डेल, इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ये डेल आर है। क्यों डेल आर है? ऊपर में आर रहता है, नीचे में भी रहता है, मान के चलते हैं। और ये जो बना वो क्या है? डेल वी है। अब इन दोनों को हम लोग पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब दोनों निर्गत किरणों के बीच, दोनों निर्गत किरणों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? डेविएशन एंगल कहलाएगा स्टूडेंट। अब डेविएशन एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर। क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर। क्लियर हो गया? थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर। बट डेल बराबर कितना जानते हैं? म्यू माइनस 1 है। तो डेल वी बराबर कितना जानते हैं? म्यू वी माइनस 1 है। और डेल आर बराबर कितना जानते हैं? म्यू आर माइनस 1 है। जब डेल बराबर म्यू माइनस 1 जानते हैं तो वी के लिए डेल वी हो जाएगा, आर के लिए डेल आर हो जाएगा। दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू वी माइनस 1 है माइनस म्यू आर माइनस 1 है। वैल्यू को पुट कर दिए। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट? ए कॉमन दिख रहा है। क्या बच्चा? म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये क्या आ गया स्टूडेंट? ए। म्यू वी माइनस म्यू आर ए आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर ए। तो सबसे पहले किसी दो निर्गत किरणों के बीच बनने वाला कोण, किसी दो इमर्जेंट रेज के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? एंगुलर डिस्पर्जन के बाद जो अगला टॉपिक अपन देखेंगे वो अगला टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके बाद आज की क्लास को हम लोग ओवर मानेंगे। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? तो द रेशियो ऑफ angular dispersion of any two color, angular dispersion of any two color, of any two color and deviation angle of mean color is called dispersive power, is called dispersive power। हिंदी में स्टूडेंट, किन्हीं दो रंगों के बीच के, किन्हीं दो रंगों के बीच के, दो रंगों के बीच के कोणीय विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य किरण के विचलन कोण, माध्य किरण के विचलन कोण, विचलन कोण के अनुपात को, के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। क्लियर है? मीन्स कोई सा भी दो लाइन ले लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं इसको? ओमेगा से। तो ओमेगा की वैल्यू एंगुलर डिस्पर्जन, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, और माध्य किरण क्या है आपका? डेल वाई। दोनों के रेशियो के अनुपात की क्या होती है? बराबर होती है। तो W इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा म्यू वी माइनस म्यू आर है, अभी निकाल के आए वो, और इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल वाई मतलब म्यू आई माइनस 1 है। तो ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। इसका न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट पेपर में। क्लियर है? तो डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगा? किसी भी दो कलर का जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा और मीन लाइट का जो डेविएशन होगा, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर। मतलब दो किरणों के
दो किरणों के वर्ण विक्षेपण के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य किरण के विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कल खुद से ढूंढ के लाएंगे या खुद से ढूंढ के व्हाट्सएप करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। प्रूव दैट dispersive power does not depend upon angle of deviation, angle of prism। वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करती है, ये हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख के आज व्हाट्सएप भी करना है। और सेकंड चीज, कल लास्ट डे रहेगा या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट जब भी आएंगे, क्योंकि परसों से ट्यूशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपन ट्यूशन ही स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास अभी अब मैं बंद कर दूंगा, चाहे 5 या 7 लोग आए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। आधे बच्चे देख रहे हैं, आधे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। भले ही आप लोग पेमेंट जब से शुरू करेंगे तब से देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।